गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स से एक ट्रेन लेके पेरिस तक जाने वाले हैं। अभी ब्रसेल्स में सुबह के 8 बज गए हैं। कल रात को यहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म आने की वजह से आज सुबह और कल पूरी रात टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हुआ। अगर मैं आपको एक नंबर दूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। इसके पहले ब्रसेल्स में हर दोपहर को पीक टेम्परेचर 37-38 डिग्रीज के आसपास पहुंचता था और समर होने की वजह से ये काफी नॉर्मल बन चुका था। इसकी वजह से रात के टेम्परेचर्स में भी 18 या मैक्स टू मैक्स 20 डिग्रीज तक जाते थे। पर कल रात को थंडरस्टॉर्म की वजह से टेम्परेचर 10 डिग्री तक ड्रॉप डाउन हुआ था, जिसकी वजह से आज सुबह ठंडी बहुत ज्यादा है। तो ये वाली बिल्डिंग हमारी होटल की बिल्डिंग है और कल मैं डिनर लेने के लिए यहाँ से सीधा चल के उस कबाब वाली दुकान में गया था। और जब मैं कल रात को निकला था, हर जगह इतना पानी था, हल्की सी बारिश हो रही थी और टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप डाउन हो गए थे। पर आज सुबह शायद जो भी थंडरस्टॉर्म था वो चला गया है और वेदर वापस बहुत सुंदर हो गया है। इवन अगर आप आसमान में देखोगे, पूरा नीला आसमान है। इट विल बी अ गुड डे। तो यार, बेल्जियम काफी सारे चीजों के लिए मशहूर माना जाता है। उनमें से 2-3 चीजें हमने कल की। अगर मैं आपको स्पेसिफिक्स दूंगा, सबसे पहले बेल्जियन वॉफल्स जो इंडिया में भी मिलते हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि वो बेल्जियम से आया है। कल हमने वो वॉफल्स ट्राई किए जो बड़े अच्छे थे। इंडिया के वॉफल्स के मुकाबले ये थोड़े से ज्यादा लाइट थे और थोड़े से ज्यादा फ्लेवरफुल थे। दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत फेमस है वो है चॉकलेट्स। इनफैक्ट ब्रसेल्स ये जो शहर है, ये पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा चॉकलेट शॉप्स को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए हमने कल चॉकलेट्स ट्राई किए, घर के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदे। पर तीसरी चीज ट्राई करना हम नहीं कर पाए क्योंकि मौसम कल शाम को बुरा हुआ। वो था फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज का ओरिजिन हुआ और ब्रसेल्स के जो फ्रेंच फ्राइज है वो काफी फेमस है। इसीलिए आज पेरिस की ट्रेन बोर्ड करने के पहले हम तीसरी चीज ब्रसेल्स से टेक ऑफ करेंगे और हमारे 1.5 घंटे के ट्रेन जर्नी के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी पैक करेंगे। तो यार, ब्रसेल्स से लेके पेरिस तक का जो सफर है वो 1.5 घंटा है और ये जो ट्रेन है वो ब्रसेल्स से 2 मेन ट्रेन स्टेशन से निकलते हैं। पहला स्टेशन है ब्रसेल्स मिडी, जहाँ पर हम कल उतरे थे, और दूसरा है ब्रसेल्स जाउद, मतलब उनका साउथ स्टेशन है। अब ब्रसेल्स में बहुत सारे ट्रेन स्टेशन है, पर अगर हम हाई स्पीड रेल की बात करें तो ये 2 मेन ट्रेन स्टेशन का इस्तेमाल करके ट्रेन आते हैं और जाते हैं। हमारे होटल के पास वाला स्टेशन मिडी है, इसलिए हमने बैग्स वैग सब कुछ लिया है और हम उस स्टेशन पे जाने वाले हैं। तो कल जब हम होटल तक गए थे तो वो बस से गए थे, इसीलिए ब्रसेल्स सिटी की जो मेट्रो सिस्टम है वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली। काफी क्लीन है, म्यूजिक है, इसीलिए ओवरऑल वाइब अच्छा है। हम अभी यहाँ पर है और हमें 2 स्टॉप दूर यहाँ पे उतरना है। तो ये है इनका अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। पूरी लाइन अंडरग्राउंड थी। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और मेन स्टेशन पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये है मेट्रो एग्जिट और वो है वो स्टेशन जहाँ से हम यूरोस्टार ट्रेन बोर्ड करेंगे। तो यूरोस्टार ये जो ट्रेन है ये बाकी ट्रेन जैसी नहीं है। यूरोस्टार ट्रेन में एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है, इमिग्रेशन प्रोसेस होती है और उनके बूथ्स थोड़े से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चैनल टर्मिनल लिखा है ये लंदन यूरोस्टार के लिए बोर्डिंग है। वैसे ही हमें अब पेरिस के लिए ढूंढना है, जो मोस्ट लाइकली ये वाला है। ऑल्सो अगर हम यूरोप में इंटर कंट्री ट्रैवल के बारे में बात करेंगे तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक है फ्लाइट और एक है ट्रेन। अब बस भी एक ऑप्शन होता है, पर बस ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से इतना टाइम लेती है कि यूजुअल पैसेंजर्स वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज नहीं करते। अब अगर फ्लाइट्स की बात की तो सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, एयरपोर्ट टाइम अगर हमने गिना तो पूरी प्रोसेस 5 या 6 घंटों की हो जाती है। पर यूरोस्टार ट्रेन यही टाइम बचाते हैं और पूरी प्रोसेस ट्रेन स्टेशन टाइम इंक्लूड करके 2 से 3 घंटों में पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट आधा टाइम बचता है। और यूरोस्टार ट्रेन इतने फास्ट होने की वजह से इंटर कंट्री ट्रैवल भी बहुत टाइम एफिशिएंट होता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो नॉर्मल जो लोकल ट्रेन चलती है जो ब्रसेल्स से पेरिस तक जाती है वो ये पूरा सफर 2 से 4 घंटों में कंप्लीट करती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रेन। पर यूरोस्टार इतनी फास्ट होने की वजह से और टॉप स्पीड 300 किलोमीटर्स पर आवर, यानी बुलेट ट्रेन जितना फास्ट होने की वजह से ये जर्नी सिर्फ 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट करती है। तो यार, ये जो ट्रेन स्टेशन है ना, आप इसे बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह सोच सकते हो और ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको आप बोर्डिंग गेट्स की तरह विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये जो 1 और 2 लिखा है वो एक्सट्रीम उस वाले प्लेटफॉर्म्स है जो मैंने आपको बूथ दिखाया था, जो बोर्डिंग गेट दिखाया था। तो लंदन के जो भी ट्रेन है वो वहां से जाते हैं। सिमिलरली
यहाँ पर 3 और 4 है, 5 और 6 है। तो बिल्कुल एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं और आपको देखना होता है कि आपकी जो ट्रेन है, आपको जिस कंट्री में जाना है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। अब इस पर्टिकुलर स्टेशन की बात की तो डिपार्चर्स बहुत सारे हैं। कुछ ट्रेन एम्स्टर्डम जाते हैं, कुछ जर्मनी जाते हैं, कुछ लंदन जाते हैं और कुछ पेरिस जाते हैं। तो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5B पे आने वाली है और उन भैया ने हमसे बोला कि प्लीज डिपार्चर टाइम के आधा घंटा पहले प्लेटफॉर्म तक पहुंचो और फिर ट्रेन बोर्ड करो। तो यार ट्रेन बोर्ड करने के लिए अभी 20 मिनट टाइम है, इसीलिए इसी स्टेशन पे मुझे ये शॉप दिखा। ये बाय द वे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी है। मैं एक बार जा चुका हूँ पर मुझे बस चेक करना था कि इनके पास वैरायटी क्या क्या है। और इनके पास यूजुअली सैंडविचेस, बगेट्स, ये सारी चीज़ें होती है जो ट्रेन में खाने के लिए परफेक्ट होती है। तो बेल्जियन फ्रेंच फ्राइज के साथ मैंने एक बगेट और एक सैंडविच लिया और एक कॉफ़ी भी ली। अब कॉफ़ी के लिए मुझे उनको पूछना था कि वो कॉफ़ी अच्छे से सील करके दे सकते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं, तो इंग्लिश टू फ्रेंच मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन डाउनलोड कर दिया था, तो उसकी सचमुच मदद हुई। वैसे अगर खाने और ड्रिंक्स की बात की तो इनके पास वेंडिंग मशीन का भी ऑप्शन है और वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर का भी ऑप्शन है। ये वही ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर हमने कल शाम को बहुत सारे स्नैक्स उठाए थे और डिनर का सामान उठाया था। तो अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हो ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, पर वेंडिंग मशीन और ग्रोसरी स्टोर्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये जो यूरोस्टार ट्रेन होती है ये हर दिन 15 से 20 चलते हैं। सिर्फ एक इशू है, ये ट्रेन इतनी पॉपुलर होने की वजह से यूजुअली मंथ्स इन एडवांस आपको इसका टिकट खरीदना पड़ता है। आज सुबह जब मैं ब्रसेल्स में उठा तब मैंने बस यूरोस्टार की वेबसाइट एक बार चेक की, होपिंग की एक ट्रेन का टिकट फ्री होगा। लकीली 10:13 ये जो ट्रेन थी पूरे दिन में और इस पूरे हफ्ते में ये एक ट्रेन अवेलेबल थी। और हमारे होटल से अगर चेकआउट टाइम कैलकुलेट किया, यहाँ तक पहुँचने का टाइम कैलकुलेट किया, तो वो सब 10:13 डिपार्चर वाली ट्रेन से परफेक्टली मैच हो रहा था। इसीलिए हमने 2 टिकट्स यहाँ से ऑर्डर किए, पेमेंट किया, सब कुछ यूरोस्टार के वेबसाइट से हुआ और उन्होंने ऐसे ईमेल पे कंफर्मेशन भेजा है। ये जो QR कोड है वो ट्रेन के अंदर स्कैन करेंगे और चेक करेंगे। पूरे स्टेशन पे कहीं भी हमें ये QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है बोगी नंबर 8 फिक्स सीट है, तो सीट नंबर 41 एंड सीट नंबर 42 हमारा है। रैथेक्स एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है जो आपको अपने फुल पोटेंशियल तक जाने में मदद करता है विदाउट एनी क्रैश। इसमें 4500 mg सिट्रेलिन है फॉर ब्लड फ्लो, 1000 mg L-arginine फॉर स्टैमिना, 3500 mg बेटा एलेनिन एंड क्रियाप्योर क्रिएटिन फॉर रॉ पावर, प्लस 3000 mg नाइट्रोब्लेज फॉर पंप एंड वैस्कुलरिटी, ऑल इन वन स्कूप। एनर्जी और पावर का कॉम्बो। ट्राई रैथेक्स, अनलीश द रैथ। तो यार ट्रेन मुझे इतनी पसंद नहीं आई, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा थे। अब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से कंपेयर कर पाता हूँ। पर अगर हमने इंटीरियर देखा तो जैसे पुरानी ट्रेन होते हैं ना, ये उस टाइप का है। मुझे लगा था कि यूरोस्टार इतनी हाई स्पीड ट्रेन होने की वजह से थोड़ी सी मॉडर्न होगी, पर उनके पास फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज कंपार्टमेंट इनफ नहीं है, इसीलिए हमारे जो बैग्स थे वो हमें ऐसे इधर ही रखने पड़े। इनफैक्ट हमने कल एम्स्टर्डम से ब्रुसेल्स जो ट्रेन ली थी वो यूरोस्टार डायरेक्ट थी, तो उसका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रीमियम भी लगा। शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो एक नई मॉडल वाली ट्रेन है। पर यहाँ इवन बोगी के अंदर हर जगह मस्कीटो रिपेलेंट की स्मेल आ रही है। इतनी प्लेजेंट जर्नी नहीं रही है एक्सपीरियंस वाइज। तो अगर ट्रेन एक्सपीरियंस इतना बुरा था तो हमने इतने पैसे भरे क्यों? एक रीजन की वजह से टाइम 300 किलोमीटर की जर्नी 1 घंटा 20 मिनट में पूरी हुई है। ब्रसेल्स एग्जिट करने के बाद 30 किलोमीटर ट्रेन एक्सेलरेट करती है और 300 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे चलती है टिल अराइविंग एट पेरिस। और पेरिस स्टेशन से जहाँ पर हम अभी खड़े हैं 30 किलोमीटर आउट ट्रेन डिसेलरेट होती है और हमें इस स्टेशन तक पहुँचाती है। कुछ मोमेंट्स में यकीन नहीं हो रहा है कि हम अभी पेरिस आए हैं। बहुत सुना है इस जगह के बारे में। और ये स्टेशन बाय द वे यूरोप का सबसे बिजी ट्रेन स्टेशन है, भीड़ आप देख ही सकते हो। तो जापान में जैसे सुइका कार्ड्स होते हैं, ये इनका मेट्रो कार्ड है। तो मैंने एक 1 डे अनलिमिटेड पास यहाँ से लिया। वेंडिंग मशीन है, यूज करना काफी आसान है। अब जाके पेरिस एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन।
ये तो मेट्रो कार्ड लेने के बाद और एक घंटे के सफर के बाद स्वागत है आप सभी का पेरिस आके एक बहुत अनरियल फीलिंग आ रही है। आज शाम तक हम पेरिस के जो भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सारे देखने वाले हैं। ये है हमारा होटल, बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर फ्रांस का एक फ्लैग लगाया है और वहाँ पर यूरोप का एक फ्लैग लगाया है। अब रीजन कि हमें पहुँचने में इतना टाइम लगा इस क्योंकि मेट्रो जर्नी थोड़ी सी लंबी थी और मेट्रो में भीड़ बहुत ज्यादा थी। हम दोनों एम्स्टरडेम से यहाँ तक आए हैं, इसीलिए हमारे पास 2 बहुत बड़े सूटकेसेस थे और उन सूटकेसेस को एक क्राउडेड मेट्रो के थ्रू कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब क्राउड की अगर बात करें तो पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर हम पेरिस के मेट्रोपॉलिटन एरिया को देखेंगे तो वो यूरोप में सबसे डेंसली क्राउडेड है। पर टोक्यो या मुंबई या दिल्ली जैसे सिटी से कंपेयर किया तो पेरिस पूरे वर्ल्ड में 30th नंबर पे आता है। टोक्यो की पॉपुलेशन है 37 मिलियन, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन है 32 मिलियन और पेरिस की 11 मिलियन है। पर हाँ, अभी पेरिस में दोपहर के 1 बज गए हैं और वेदर बहुत ही सुंदर है। होटल की जो आजू बाजू वाली नेबरहुड है वो भी 1 नंबर है। वहाँ पर एक पार्क है, एक बस स्टेशन है और ट्रेन स्टेशन है, इसीलिए कनेक्टिविटी की अगर बात की तो ये एरिया जबरदस्त है। एरिया का नाम है ये, अब फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन हर जगह थोड़े ट्रिकी होते हैं पर ये बोलोन या बोलोना जो भी है ये हमारे होटल की एरिया है। और इवन दो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, टेम्परेचर सिर्फ 21 डिग्रीज है जिससे ये दिन बहुत प्लेजेंट लग रहा है। अब जाते हैं अंदर, रूम में चेक इन करते हैं और पेरिस एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस पूरे यूरोप सीरीज के पहले ट्रेनिंग सेशन में। अभी हम पेरिस में एक ट्रेनिंग सेशन लगाने वाले हैं और मैं आपको जिम की एक बहुत छोटी सी टूर देता हूँ। ये जिम बहुत बड़ी नहीं है, ये इनफैक्ट पहली बार एक ऐसी होटल जिम है जो एक कमरे के अंदर है। यूजुअल होटल जिम्स में, स्पेशली अच्छे होटल्स में, फिटनेस सेंटर की जो रूम होती है वो एक प्रॉपर जिम एरिया होती है, पर ये जो कमरा है ये बिल्कुल हमारे होटल रूम जितना छोटा है। तो एक क्विक टूर, ये था एंट्रेंस जो हमने की कार्ड की मदद से एक्सेस किया। यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह है और टॉवल्स है। यहाँ राइट साइड पे एक वाटर फिल्टर है और थोड़े से और फ्रेश टॉवल्स। अब ये जो भी सेक्शन है ये जिम का सेक्शन है। एक ट्रेडमिल, एक इंडोर बाइसिकल, यहाँ पर कुछ मिसलेनियस चीजें, पर्सनल आइटम्स रखने के लिए ये कंटेनर, एक बेंच, थोड़े से डंबल्स 4 केजी से लेके 14 केजी तक, एक रोइंग मशीन और यहाँ पर एक कुर्सी। जिम काफी छोटी सी है, काफी बेसिक सी है, बट we'll get the job done। यार पेरिस में ये जो ट्रेनिंग सेशन था ना यार, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके पहले मैंने जो सेशन लगाया था वो मुंबई निकलने के पहले मेरे दोस्त आर्यन के सोसाइटी जिम में लगाया था। और आर्यन के सोसाइटी जिम में जो ट्रेनिंग सेशन मैंने लगाया था वो सर्वाइकल एडजस्टमेंट्स, प्रोसीजर्स, ये सब होने के बाद मेरा पहला प्रॉपर वर्कआउट था। और उसके बाद अगले 3 दिन ट्रैवल में जाने की वजह से मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था कि क्या मैं वापस वर्कआउट ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं, ये धीरे धीरे जाने लगा था। तो इवन ये ट्रेनिंग सेशन लगाने के पहले मेरे मन में बहुत डाउट्स थे। मेरे मन में बहुत था कि यार ट्रिप में अगर कुछ चक्कर वक्कर आ गई तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ और अगर मेरे हेल्थ के साथ कुछ हो जाता है तो क्या होगा। घर पे मेरे पास सारे डॉक्टर्स हैं, मेरा कायरोप्रैक्टर है, ऐसे लोग हैं जो मुझे इमीडिएटली मदद कर पाएंगे। पर फिर मैंने सोचा यार मेरे कायरोप्रैक्टर ने और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग सेशन करके देखता हूँ। ये सेशन पूरा करने के बाद जिस टाइप की फीलिंग आई वो मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इक्विपमेंट कम होने की वजह से मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस, बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ऐसे 3 मूवमेंट्स लगाए। कम लाइट लोड अवेलेबल थे पर रिकवरी की वजह से मुझे हैवी लोड्स की ज़रूरत भी नहीं थी, इसीलिए जितने भी सेट्स लगाए वो पूरे फोकस के साथ लगाए। चक्कर इतनी ज़्यादा नहीं आई और मैं अच्छे से मसल पे फोकस कर पाया। तो इससे आई थिंक ओवरऑल ट्रिप का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया। फेल्ट रियली रियली गुड।
इसके आगे मैं जो भी फ्रेंच नाम बोलूँगा उनके प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है क्योंकि मुझे फ्रेंच आती नहीं है। पर ये जो चौक जहाँ पर हम अभी खड़े हैं उसका नाम ये है, मैं टेक्स्ट डाल दूंगा। ये जो चौक है वो इन अ वे थोड़ा सा फैसिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर इस स्पॉट पे 6 अलग अलग रोड्स इंटरसेक्ट करते हैं। पर इस रोड की मेन हाईलाइट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो हमारे होटल से पेरिस के सिटी सेंटर तक जो बस जर्नी थी वो बहुत ही बढ़िया थी क्योंकि रैंडमली 10-15 मिनट होने के बाद विंडो के राइट साइड से हमें आईफिल टावर दिखा और वो उनमें से ऐसे मोमेंट था जहाँ पर आप स्क्रीन पे बचपन से जिस चीज के फोटोज देखते आ रहे हो, जो इमोजीज इस्तेमाल करते आ रहे हो, वो जब आपके आंखों के सामने अचानक से दिखाई देता है तो बहुत अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग आती है। और आईफिल टावर हम पास से जाके और अच्छे से दिन के एंड में देखेंगे जब सनसेट हो रहा होगा, जब गोल्डन आवर होगा, तब आई बिलीव आईफिल टावर बहुत सुंदर दिखेगा। बट टावर की पहली झलक इतनी रैंडमली दिख गई कि ये मेरे लिए एक कोर मेमोरी बन जाएगी। अभी हम एक ऐसे स्पॉट पे खड़े हैं जिसका नाम शैम्स एलिसे है। ये एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जो ऑल द वे वहाँ से लेके ऑल द वे यहाँ तक चलता है। और ये जो स्ट्रीट है इसके बहुत कूल फीचर्स है। पूरा जो रास्ता है वो फ्रांस पेरिस के 2 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कनेक्ट करता है। एक ऑल द वे वहाँ पे है जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं, जिसका नाम आर्क दे ट्रायम्फ है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा गेट है जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा। और ऑल द वे उस साइड पे 2 किलोमीटर दूर एक और स्पॉट है जिसे कॉन्कॉर्ड स्क्वायर कहते हैं। अब ये जो शैम्स एलिसे स्ट्रीट है ना, इसके और कूल फीचर्स ये है कि ये पूरा 2 किलोमीटर का शॉपिंग स्ट्रीट है। तो आपको साइड पे रेस्टोरेंट दिखेंगे, थोड़े से स्ट्रीट शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे और जो बड़े बड़े शोरूम्स है जैसे लुलुलेमॉन ये हो गया, कैल्विन क्लाइन हो गया। उस साइड पे हमने ओनित्सुका टाइगर का एक बहुत बड़ा दुकान देखा, ज़ारा देखा, एस्टन मार्टिन की शोरूम देखी। तो जो भी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स है वो पूरे के पूरे इस स्ट्रीट पे है, आर्क दे ट्रायम्फ से लेके उस कॉन्कॉर्ड स्क्वायर तक। और आप में से जो लोग साइकिलिंग की दुनिया और एंड्योरेंस स्पोर्ट की दुनिया को फॉलो करते हो उनको ये भी पता होगा कि ये स्ट्रीट एक और मेन रीजन की वजह से मशहूर है और वो है टूर डे फ्रांस नाम की जो साइकिलिंग कंपटीशन हर साल जुलाई में होती है। उसकी जो एंडिंग फेज होती है वो इस स्ट्रीट पे होती है। तो साइकिलिस्ट यहाँ से आते हैं और ऑल द वे फिनिश लाइन तक जाते हैं और ये पूरा रास्ता उनके लिए तब खाली होता है, इसीलिए ये स्ट्रीट उसके लिए भी मशहूर है। तो भाई इसी स्ट्रीट पे दीवा को एक दुकान दिख गई जहाँ से उसको थोड़ा शॉपिंग करना था और चीजें देखनी थी। दुकान का नाम ये है, ठीक है। अब मुझे शॉपिंग वॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं उन 2 कुर्सियों पे बैठा था और मैं 10 मिनट बस पियानो सुन रहा था, आवाज सुन रहा था। पहले मुझे लगा कि वो स्पीकर से बज रहा है, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा और एक लड़का बैठा था और वो स्टोर के अंदर का पियानो बजा रहा था। इंटरस्टेलर, एक्सपीरियंस, ये सारे जो फेमस गाने हैं वो खुद बजा रहा था। और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम मोमेंट था जब मैंने लाइव ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। मैं यूट्यूब पे कई वीडियोस देख चुका हूँ जहाँ पर लोग ऐसे ही पब्लिक पियानोस पे या पब्लिक गिटार्स पे कोई परफॉर्मेंस बजाते हैं और आजू बाजू में एक क्राउड आता है। तो उस टाइप का माहौल मुझे अभी अभी इस दुकान में पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मोमेंट ऑफ इंडिया की। तो मैं अभी फुटबॉल इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पर एक टाइम था जहाँ पर मैं हर वर्ल्ड कप की मैच जागते जागते देखता था। 2018 साल का जो वर्ल्ड कप था उसमें फ्रांस जीती थी और वो मैंने लाइव देखा था। और उसके बाद फ्रांस के लिए ये जो स्ट्रीट है और ये जो मॉन्यूमेंट है ये इतना स्पेशल है, इसीलिए उन्होंने एक विक्ट्री परेड इस पूरे रोड पे की थी और वो भी मैंने लाइव देखी थी। तो वो लाइव देखने से यहाँ पर एक्चुअली आके ये एक्सपीरियंस करना एक बहुत अनरियल मोमेंट है। ऑल्सो अगर फ्रांस के ट्रैफिक सीन के बारे में थोड़ी सी बात की तो ये जो पॉइंट है ये पेरिस का और फ्रांस का सबसे केओटिक ट्रैफिक सिचुएशन पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे 12 अलग अलग रास्ते क्रॉस होते हैं और इंटरसेक्ट होते हैं। इसीलिए पेरिस के लोग अक्सर बोलते हैं कि इस एरिया में ड्राइव करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम्स आते हैं और बहुत केओस इकट्ठा होता है। ऑल्सो फन फैक्ट, उसके अंदर 284 सीढ़ियाँ है जो अगर आप चल के जाओगे तो आपको ऑल द वे ऊपर से उस ऑब्जर्वेशन डेक से इस पूरे 2 किलोमीटर रोड का अच्छा व्यू मिलेगा और उस साइड पे जो फेमस स्क्वायर है उसका भी एक व्यू मिलेगा।